नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2021 की सीरीज में करने जा रहे हैं, पार्ट 2। ये आपको जैसा पता है 50 घंटे का प्रोग्राम है। कंप्लीट करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं आपके साथ कवर करूंगा। सारे टॉपिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, कल्चर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पिछले एक साल के, जो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको करने भी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। साथ ही साथ हर सीरीज के एंड में मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आप रिवीजन कर पाएं। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशंस आपको पता ही है, जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर डाउट क्लियरिंग चाहते हैं तो आपको पीडीएफ से मिल जाएगी और पीडीएफ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिटी। जैसा हमने लास्ट टॉपिक्स किए थे 3 पॉलिटी के, कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी के टॉपिक को। क्योंकि इस बार न्यूज़ में था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ये टर्म है, बार बार न्यूज़ में रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीएससी की आदत है कि वो करंट अफेयर से एक टर्म उठा लेती है और उस पर स्टैटिक आस्पेक्ट पूछ लेती है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली है क्या। न्यूज़ में इसलिए था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक डेफिनेशन की डिमांड की जा रही है काफ़ी लंबे समय से। कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, एमएलएस का टाइम टू टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होता आया है। बहुत क्राइसिस रही है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 102 आर्टिकल 191 में ये क्लियरली मेंशन्ड है। शुरू करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉफिट का ऑफिस क्या होता है, तो चलिए आज देखते हैं क्या एग्जैक्टली होता है। अब देखो, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 102 की, हम बात करें आर्टिकल 191 की, तो यहाँ क्लियरली आर्टिकल 102 191 में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी पर्सन जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो 5 तरह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, या किसी और ऑफिस में जो पार्लियामेंट ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। या वो किसी अनसाउंड माइंड का हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया अब नहीं रहा, ठीक है, बाहर चला गया, दूसरी सिटीजनशिप ले ली है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट के किसी और लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यहाँ पे बात हुई एंटी डिफेक्शन लॉ की, जिसको बाद में हमने 52nd अमेंडमेंट 1985 से ऐड किया। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो सिमिलरली अगर आप आर्टिकल 191 की तरफ चलेंगे तो वहां पे भी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। बस एक चीज डिफरेंट है कि लेटेस्ट से कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पाया गया है, नहीं पाया गया, ये कौन डिसाइड करेगा, किसके पास पावर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। किन सर्कमस्टांसेस में? ये 4 सर्कमस्टांसेस में। 4 सर्कमस्टांसेस जो आप देख रहे हैं ए से लेकर डी तक, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है डिस्क्वालीफाई करने की। लेकिन जब हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की, वो टॉपिक भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर के पास पावर होती है, हाउस के चेयरमैन के पास पावर होती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ये पावर को अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पकड़ा जाता है या मतलब मिलता है, किसी पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज लगता है, चार्ज एक बेटर टर्म है, तो कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? देखो, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये जिस ऑफिस में ये जनाब बैठे हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो अब आप बताओ क्या करें? तो इलेक्शन कमीशन रिप्लाई करता है। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, इलेक्शन कमीशन अपना ओपिनियन देगा और प्रेसिडेंट को उस ओपिनियन पे बाइंडिंग है, वो प्रेसिडेंट पे ओपिनियन, उसी ओपिनियन पे डिसीजन लेना है। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। जैसा भी इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कन्वे करती है, वो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो है या हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमें एक मुद्दा समझ में आ गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैसे लिखा है और कहाँ से इसको हम, कहाँ से प्रेसिडेंट इस पावर को अवेल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अब दूसरी जो कन्फ्यूजन हमेशा से, आप ही को नहीं सबको रही है, पार्लियामेंट को भी रही है हमेशा से, कि भैया ये तो बताओ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपनी कोई प्राइवेट फैक्ट्री भी है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ मिस्टर नवीन जिंदल जी की, मैं बात करूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका अपना जिंदल स्टील करके बिजनेस है।
मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, उनका अपना एक बिजनेस है पूरा, नहीं प्राइवेट बिजनेस अपना है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। चलिए समझते हैं डिटेल में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फिर क्या होगा। तो आगे देखते हैं एग्जैक्टली कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मतलब होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 102 191 दोनों जगह पे आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन मिल जाएगा। ऑफिस की डेफिनेशन क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, ये कहीं भी मेंशन नहीं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन है। 1959 में गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को एक पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट लाना पड़ा, जिसमें यह स्पेसिफाई किया गया कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। लेट अस से कोई भी ऐसी पोस्ट जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ना आए, उस पोस्ट को वहां पे एक्सक्लूजन में डाल दिया जाता है। और 1959 से लेके अभी तक 2021 तक ऑलमोस्ट बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो यहाँ डाल दी गई हैं। तो कोई भी पर्सन अगर उस पोस्ट पे बैठता है, कोई भी एमपी एमएलए उस पोस्ट पे बैठता है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ब्रीच में नहीं जाएगा। ये इसको सेवरल टाइम एक्सपैंड किया गया, एग्जेम्पशन किया गया, एग्जेम्पशन लिस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो उसमें कोर्ट ने ओवर द टाइम ये बताया है कि कोई एक ऐसा ऑफिस, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा अगर वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में है और उसको लॉ जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा, मतलब किसी भी लॉ के अंदर वो एग्जेम्पशन में नहीं है। इसको और क्लियर कोट करते हुए कहता है प्रद्युत बारदौली वर्सेस स्वप्न राव केस 2001 में बहुत एक्सप्लिसिटली कोर्ट मेंशन करता है कि ऐसा कोई भी ऑफिस, ठीक है, जिसपे सरकारी कंट्रोल हो या इसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने किया हो, जिसमें कोई रेम्यूनरेशन अटैच्ड हो। देखो बात क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी एक लेजिस्लेचर है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाता है या फिर हम कहें बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, तो वो एक साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का भी मेंबर बन जाता है। तो ये अगर एक एमपी दोनों जगह पे, दोनों पोस्ट पे बैठा हुआ है, दोनों ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ है जहां पे कोई ना कोई कोलिजन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो पोस्ट होती हैं अलग सिमिलर जो पोस्ट हो जाती हैं या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो पोस्ट हो जाती हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को भी इन्फ्रिंज करती हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन है, वहीं हम देखते हैं कि हमारा लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव भी बन के बैठा हुआ है। इसमें देखो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात अलग हो जाती है, अदरवाइज तो ये कहा जाता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपनी अपनी पोस्ट को यूज करके, लेजिस्लेचर की पोस्ट को यूज करके एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट पे किसी ना किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकता है, करप्शन कर सकता है, किसी मनी के साइफनिंग ऑफ में, या फिर आप कहें किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट में शामिल हो सकता है। तो इसी के चलते कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पहली बात, वो ऑफिस अगर सरकार ने क्रिएट किया है, सरकार ने अपॉइंटमेंट किया है, हम उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। वो ऑफिस में कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, देखो भाई एमपी को अपनी सैलरी मिलती है, साथ में अगर वो कहीं और से भी सैलरी उठा रहा है किसी पब्लिक ऑफिस से, किसी और पब्लिक ऑफिस से, भाई उसके पास तो फिर ज़्यादा इनकम करने के तरीके हो गए, वो गलत है। तो वो दो जगह से, आप कह सकते हैं सरकारी पैसे से दो जगह से सैलरी उठा रहा है। उसके बाद अगर वो ऑफिस जो है वो लाइसेंसेस देने में शामिल है, सरकारी ऑफिस है, एक लेटेस्ट से एक लोकसभा मेंबर है, उनको सरकार के लाइसेंसिंग अथॉरिटी का भी हेड बना दिया गया। तो भाई अब जब वो मंत्री जी या फिर जब वो एमपी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ऑब्वियसली बात है करप्शन तो होगा ही होगा, है ना। वो चाहेगा कि मैं अपने लोगों को लाइसेंस दूँ, लाइसेंस की एवज में मैं कुछ पैसे लूँ, क्योंकि भाई एक तरफ वो एमपी है तो लोग उसकी पोस्ट को बड़ा मानेंगे या फिर उसको ऑब्लाइज करेंगे, तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सरकार जो है या कोर्ट जो है वो मना करती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट जहां पे आप इन्फ्लुएंस डाल सको, तो इसी को हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है, कोर्ट ने इस पर डिसीजन भी दिया था। जया बच्चन को 2006 में डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब जया बच्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी, साथ ही साथ यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी बन गई। ये देखा जा रहा था कि वो एक एमपी रहते हुए यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इन्फ्लुएंस रख पा रही थी, या फिर यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में लैंड एक्विजिशन वगैरह को लेकर इन्फ्लुएंस कर पा रही थी, क्योंकि वो एक एमपी भी थी। तो ये कोलिजन हो जाता है, यहाँ पे कोलाइड हो जाती हैं दो डिफरेंट ड्यूटीज कि वो एक तरफ लेजिस्लेचर है, दूसरी तरफ एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी बैठी हुई है। तो वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट कहता है कि नहीं हम आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करेंगे, और कोर्ट ने 3 टेस्ट दिए। 3 तरह से ये कहा कि अगर ये 3 टेस्ट फुलफिल हो जाते हैं तो उस पर्सन को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। पहला दिया टेस्ट ऑफ पिक्यूनरी गेन्स, क्या उस एमपी के उस पोस्ट पे बैठने से, लेटेस्ट से चेयरमैन की पोस्ट पे बैठने से कुछ मॉनेटरी गेन्स मिल रहे हैं। तो वो कहती है नहीं मैं सैलरी कोई नहीं लेती, मेरे को तो कोई सैलरी नहीं मिलती, बट देखा गया कि वो बंगला भी यूज़ करती हैं, वो गाड़ी भी यूज़ करती हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं तो मॉनेटरी गेन्स मिल ही रहे हैं। दूसरा,
एग्जीक्यूटिव नेचर है ऑफिस की, भाई वो चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर अपॉइंटमेंट से आई थी, एग्जीक्यूटिव से आई थी, या फिर स्टेट सीएम ने उनको अपॉइंट कराया था। दूसरी बात है, उन एग्जीक्यूटिव पावर्स को वो यूज भी कर रही है। साथ ही साथ जब वो चेयरमैन बनेंगी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो लैंड एक्विजिशन, फिल्म सिटी बनाना, ठीक है, शूटिंग्स कराना, ये सारी चीज़ें उनके अंडर आ जाती है, तो फिर एक वो इन्फ्लुएंस विल्ड कर पाती है। तो भाई अपनी लोकसभा की राज्यसभा के मेंबर होने की वजह से पोस्ट पे, या एमपी होने की वजह से वो उस पोस्ट पे भी एक इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। तो यहीं पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, क्योंकि ये केस बनता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो कुछ होपफुली आपको चीज़ अब समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट का भी एक केस आया जिसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिस्ट से एग्जेम्पशन दे दिया गया था बाद में। अब देखो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 7 ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं। अब एक गवर्नमेंट आती है आम आदमी पार्टी की, उसके पास 67 एमपीज थे, बात है 2014 की। अब इतने सारे लोग हैं तो फिर अब सबको कैबिनेट में तो बिठा नहीं सकते, लेकिन सब एमपीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना है, तो एक और पोस्ट बनती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की। अब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। यूजुअली रूलिंग पार्टी जो एक्स्ट्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है उनको अकोमोडेट करने के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दे देती हैं। ये क्या करते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के काम को देखते हैं। इनको भी जो दर्जा मिलता है वो कैबिनेट रैंक का मिलता है, तो ऑब्वियसली कुछ एमपीज होते हैं वो उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट को बार बार क्रिटिसाइज किया गया है कि एक पॉलिटिकल पोस्ट है, रूलिंग पार्टी इस पोस्ट को मिसयूज करती हैं अपनी तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए रखने के लिए। कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि इसको भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानो, लेकिन बार बार यही होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो इस ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी पोस्ट को बार बार एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल देती है। ठीक है, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पोस्ट को क्रिएट किया, उसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, उसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल दिया। तो एग्जेम्पशन लिस्ट में होने से क्या होगा, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट नहीं मानी जाएगी। देखो टेक्निकली तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि हमने देखा 1959 डिस्क्वालिफिकेशन हमने एक्ट में डाल दिया, एग्जेम्पशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में डाल दिया, तो वहाँ पे वो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में हो जाएंगे। और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज भी करता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक सोनिया गांधी का टसल भी हुआ था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री कलाम जी के साथ। कलाम चाहते थे कि सोनिया गांधी जो है वो नैक में, आपने देखा होगा, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, तो कलाम साहब का ये कहना था कि ये भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, एक तरफ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, दूसरी तरफ आप नैक की चेयरपर्सन भी बन के बैठी हो, तो ये गलत है। तो उनको डिस्क्वालीफाई करने ही वाले थे, इससे पहले उन्होंने नैक से भी रिज़ाइन कर दिया और साथ ही साथ अपनी एमपी की सीट से भी रिज़ाइन कर दिया। तो ये इस तरह के टसल्स आप देखते रहेंगे, टाइम टू टाइम आते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो देखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में। देखो एक जी रोहिणी कमीशन आई, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई थी, उसको अपनी रिपोर्ट को और ज़्यादा एक्सटेंशन का टाइम दे दिया गया, 6 महीने और एक्सटेंशन दे दिया गया। एग्जैक्टली है क्या, देखो ये है एक सब कैटेगराइजेशन की कमेटी, जी रोहिणी कमीशन थी। अब ये जो कमेटी है ये रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिससे ये आइडिया लगेगा कि कौन कौन से स्टेट में क्या स्टेटस है ओबीसीज का। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आई है। अगर हम आर्टिकल 340 की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज को लेके। तो हमें यहाँ समझना है कि सब कैटेगराइजेशन है क्या। देखो अगर आपको याद होगा मंडल कमीशन 1979-1980, बीपी मंडल कमीशन आती है, वो ये कहती है कि देश में और रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े रह गए, उसी में कास्ट बनती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जब बीपी मंडल की कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया 1991 में, तो उसको चैलेंज भी किया गया। अब जब कमीशन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ दी जाती है 27% ओबीसी का रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन के फील्ड में। अभी 27% जो लोग होंगे ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये स्टेट्स को दे दिया गया कि आप डिसाइड करके बताइए कि आपकी स्टेट में कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक आरक्षण से बाहर हैं, रिजर्वेशन से बाहर हैं, लेकिन उनको हमें ओबीसी के लिस्ट में डालना है। तो इसी के चलते हर स्टेट ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई, सेंटर को लिस्ट दी, एक सेंटर की लिस्ट बनती है, एक स्टेट की लिस्ट बनती है। अब ये पूरा का पूरा जो मंडल कमीशन का सिनेरियो है, तो उसमें कुछ एक बातें और कही गई थी कि हम एक तो बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर भी रिजर्वेशन देंगे। अगर आपको याद हो इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें क्लियरली कह दिया था कोर्ट ने कि एक तो आपको
पावर्टी के उस पे इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया गया। दूसरी बात, रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेट अस से ऑलरेडी आपके पास 23% रिजर्वेशन अवेलेबल है SC ST और PH कैटेगरी के लिए। अब आप ओवर एंड अबव 27% और रिजर्वेशन ला सकते हैं। अब उस 27% में बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनको अकोमोडेट करना पड़ा, क्योंकि स्टेट्स की अपनी अपनी डिमांड आती हैं। टाइम टू टाइम इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारी कास्ट डिमांड करती हैं और स्टेट्स को उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इसी के चलते एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ एक कास्ट ऐसी हैं OBC में जो सारे बेनिफिट्स ले रही हैं, बाकी कास्ट डिस्पाइट ऑफ बीइंग या बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो मेन मुद्दा था कि वर्टिकल रिजर्वेशन रखना है 50%, तो इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े रह गए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो OBC वर्ग का पार्ट हैं। तो वहीं से बात आती है सब कैटेगराइजेशन की। सब कैटेगराइजेशन को पहले से चर्चा में लिया गया था। 1951-5 में एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई। उसने ये कहा कि OBC को दो में डिवाइड कर दो, एक बैकवर्ड और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड। फिर उसके बाद फिर नायक कमेटी आती है 79 में, उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट और डिप्रेस क्लास में डिवाइड कर दो। तो इसी के चलते 2015 में, जैसा कि जब NCBC को स्टैब्लिश किया गया, NCBC का प्रपोजल आया, तो NCBC को प्रपोज किया गया, 102nd अमेंडमेंट से उसको स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज की बात की गई। एक होगी EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास A, मोर बैकवर्ड क्लास B या बैकवर्ड क्लास C। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैकवर्डनेस जिसमें होगा, जिसमें सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा, वो EBC का पार्ट बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो बीच में होंगे, जिनके पास वोकेशनल ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं लेकिन उनके पास बैकवर्डनेस है, उसको B ग्रुप में डाल देंगे। और जो फॉरवर्ड फैमिलीज हैं उसको C ग्रुप में डाल देंगे। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि इंदिरा साहनी केस ने एक और कॉन्सेप्ट रखवाया था क्रीमी लेयर का। यही रीज़न था कि जो OBC वर्ग बेनिफिट लेती जा रही है, जो फैमिलीज बेनिफिट लेती जा रही हैं, उनको क्रीमी लेयर के थ्रू हम बाहर कर दें रिजर्वेशन की कैटेगरी से, और जो नीचे से तबका है, जो नीचे से फैमिलीज रह गई हैं, वो ऊपर आए और रिजर्वेशन का बेनिफिट ले। तो ये एक पूरी मुद्दा अभी भी चल रहा है सब कैटेगराइजेशन का। अभी आप देखें कि NCBC के अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स ने तो सब कैटेगराइजेशन कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स बचे हैं। तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपको वेट करना है। रिपोर्ट आती है एग्जाम से पहले अपडेट करना है। अदरवाइज जो मेन कॉन्सेप्ट है सब कैटेगराइजेशन का वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैकवर्ड OBC में भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बहुत समय से चर्चा चल रही है विद इन रिजर्वेशन। तो उसको हम कह सकते हैं कि आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन। एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे हम टर्म देखेंगे, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को हमने यूज़ किया, तो देख लेते हैं क्या है। देखो, पहले आर्टिकल 338 में एक नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट होती थी, वो OBC के इश्यूज को भी डिक्लेयर करती थी, को भी ग्रीवांसेस को भी एड्रेस करती थी। अब जब 2014 में गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था हम NCBC लेके आएंगे। गवर्नमेंट NCBC को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ लेके आती है। एक ऑलरेडी हमारे पास एक्ट था NCBC, जो आपने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में चल रहा था। 338B को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को। अब ये क्या करती है, OBC लिस्ट को बनाती है, इनकम लेवल डिसाइड करती है कि किसके ऊपर क्रीमी लेयर होगा। जैसे 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। अगर आपके पास रूरल एरिया में ज़मीन है, अर्बन एरिया में ज़मीन है, तो आप क्रीमी लेयर के ऊपर आ जाएंगे। कितनी ज़मीन होगी, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करती है। अब 102nd अमेंडमेंट से आया है, ये कंप्लेंट्स भी लेती है, ग्रीवांसेस भी लेती है, और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, किसी को पनिश करना, तो वो भी करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आती है। तो फाइनली 102nd अमेंडमेंट हम देखते हैं। 102nd अमेंडमेंट में 342A 366 जैसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। 342A में सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को ऐड किया गया। 366 में कुछ डेफिनेशन में चेंजेस लाई गई। NCBC को 5 मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, और उनका टेन्योर और सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। की फंक्शन, ग्रीवांस रिजोल्यूशन, इंक्वायरी कोई अगर होनी है डिप्राइव राइट्स के डिप्राइवल की, या फिर सिविल कोर्ट की जो पावर्स है, जैसा भी मैंने आपको बताया, क्वासी जुडिशियल जो ये बॉडी है वो बन गई। ये डिसीजन भी ले सकती है, एक्शन भी ले सकती है, और किसी को पनिश भी कर सकती है। तो इतना ही जानना है हमें इस सब कैटेगरी वाले इशू के लिए। इसमें मेन जो आपके लिए पॉइंट्स थे कि OBC के क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, इसमें जो मेन दूसरा पॉइंट है इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट पे क्वेश्चन
प्रीलिम्स या मेंस किसी में भी आ सकता है। प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने बोला था कि 27% रिजर्वेशन वैलिड है, ओबीसी का रिजर्वेशन वैलिड है, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो, और उसके अलावा आप ये देखो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने 2018 में इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया है, लेकिन 1991-92 में कहा गया था कोर्ट द्वारा क्लियरली कि इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने कहा था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कंसिडर इंक्लूडिंग मोर लैंग्वेजेस इन गवर्नेंस, ये बोबडे जी का स्टेटमेंट आया था, बात है 13 अगस्त 2020 की, हिंदू की ये कटिंग है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे वो कह रहे हैं कि मोर लैंग्वेजेस इन गवर्नेंस, कौन सा ऐसा एक्ट है हमारा जो गवर्नेंस में लैंग्वेजेस को देखता है, मतलब लैंग्वेजेस को मैनेज करता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 में लाया गया था। अब ये क्या कहता है, ये कहता है हिंदी जो होगी या फिर पार्लियामेंट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकती हैं, हाई कोर्ट्स कौन से लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है। तो ये कहता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाएगा। अब ये स्पेसिफाई होगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एक्ट्स जो हैं वो रेजोल्यूशन, रूल, जनरल ऑर्डर्स इन लैंग्वेजेस में लेके आएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दी गई थी कि हिंदी का जो यूसेज है वो ज़्यादा रहेगा, इंग्लिश को ओवर द टाइम हमें कम यूज़ करना है। अब इसके लिए एक और इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इसको 1969 में ही सेटअप किया गया था। आइडिया क्या था, इंडियन लैंग्वेजेस को डेवलप करना, माइनर, माइनॉरिटी और ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उसके बाद लिंग्विस्टिक हार्मनी को प्रमोट करना। 15 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो नॉन नेटिव लर्नर एडवाइसेस और सेंट्रल के केस में उनको यूज़ करना, स्टेट के केस में यूज़ करना, और गवर्नमेंट के मैटर्स में लैंग्वेजेस को यूज़ करना। अब CIL क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कराता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, सेंट्रल नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज को। दूसरा एक और टर्म हमें समझने की ज़रूरत है, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या होता है? देखो आर्टिकल 344 में क्लियरली स्टेट किया गया है कि एक कमीशन होगी जिसमें एक चेयरमैन होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस को। वो कौन सी लैंग्वेज होगी? वो 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस होंगी। अब यहाँ पे ड्यूटी किसकी है? प्रेसिडेंट की है कि प्रेसिडेंट जो है कमीशन को, जो कमीशन की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस दे, और उसकी रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट जो है वो फायदर आगे गवर्नमेंट से बात करके, पार्लियामेंट से बात करके, या फिर नोटिफिकेशन, गैजेट वगैरह इशू करे। आइडिया क्या क्या है? हिंदी के प्रोग्रेसिव यूज़ को लेके आना, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज़ करना, और हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करना यूनियन की। तो याद रखना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी सरकार के कार्यभार में जो भाषा का उपयोग होता है मेन, मुख्यतः वो हिंदी होती है। इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना, आर्टिकल 348 में गवर्नेंस के लिए यूज़ करना, और इससे न्यूमरल्स बनाना, यूनियन के सारे लिस्ट और ऑर्डर्स बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। अगला टॉपिक हमें करना है क्वेश्चन आर का। आपने देखा कि 2 सितंबर की न्यूज़ है, क्वेश्चन आर जो है वो सस्पेंड हो गया था क्योंकि कोविड के चलते। ऐसा पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि कुछ बहुत ज़्यादा समय हम नहीं को पार्लियामेंट में व्यतीत करेंगे और इस क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि इसके सस्पेंशन से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो पहली बार ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया है, पहले भी 6 बार इसको सस्पेंड किया जा चुका है। आप देखेंगे इंडिया चाइना वॉर के टाइम, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, इमरजेंसी के 2 सेशंस के टाइम भी ऐसे बहुत सारा समय आया है। 2009 में भी इसको हम सस्पेंड कर चुके हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आर के थ्रू जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सरकार को अकाउंटेबल रख पाते हैं, सरकार से क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। तो कहा जाता है पहला आर है इस सिटिंग का, जिससे संसद जो है वो शुरू होती है। या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ पाते हैं और उनको अकाउंटेबल रख पाते हैं। तो लाइवलीस्ट आर माना जाता है, बहुत चहल पहल होती है, बहुत सवाल गर्मा गर्मी पूछ होता है यहाँ पे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मेंबर्स जो हैं वो सवाल पूछते हैं, सरकार को अकाउंटेबल रखते हैं, सरकार को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और बहुत क्रूशियल माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में चेयरमैन या फिर लोकसभा में आपके स्पीकर, इनके पास पूरी पावर होती है कि क्वेश्चन आर को अकॉर्डिंगली ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 2014 में क्वेश्चन आर को शिफ्ट करके कर दिया गया था, क्वेश्चन आर के टाइमिंग्स को शिफ्ट करके 12 बजे कर दिया गया था, 11 बजे। तो राज्यसभा में अब ये 12 बजे होता है।
तो अब वैसे तो देखा जाए कि सबसे पहला घंटा होता है, पर टाइम यूजुअली लोकसभा में 11 बजे और राज्यसभा में 12 बजे होता है। तो पूरी पावर होती है यहाँ पे, ये फाइनल अथॉरिटी होते हैं। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देख लेते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे एक ओरल आंसर की जरूरत होती है। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक स्टार्ट क्वेश्चन रेस कर देता है किसी मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट के लिए, और उसको ओरली जवाब देना होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन जवाब देना होता है, पूरी मिनिस्ट्री को रिप्लाई सबमिट करना होता है पार्लियामेंट को। देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन आवर के बाद ओरली पूछे जाते हैं। ये यूजुअली पहला आइटम होता है एजेंडा में, अगर क्वेश्चन आवर प्लान नहीं होता, ठीक है, अगर आज क्वेश्चन आवर प्लान नहीं है तो एजेंडा का पहला आइटम यही होता है। 10 दिन के नोटिस इसके लिए देना पड़ता है, 10 दिन से कम के नोटिस में एक क्वेश्चन जो है अलाउ कर दिया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स, अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है तो उनके लिए क्वेश्चन होते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन, अगर स्पीकर को लगता है कि ऐसा समय जरूरी है कि कोई मेंबर जिसने एमपी ने क्वेश्चन पूछा और अभी वो अनसेटिस्फाइड है मंत्री जी के जवाब से, तो उनके जवाब को ज़्यादा समय दे दिया जाता है या उस पूरी डिबेट को ज़्यादा समय दे दिया जाता है। अगर स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया तो क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू उस डिबेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। इन सब डिस्कशंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए 15 दिन का प्रायर नोटिस आपको स्पीकर या चेयरमैन को भेजना पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे आपके क्वेश्चंस का टाइम। इसके अलावा एक दिन में लोकसभा में एक मेंबर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, राज्यसभा में 7 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। आगे चलते हैं जीरो आवर की तरफ। देखो जीरो आवर जो है वो इंडियन इन्वेंशन है, 1962 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, तभी से इसका नाम जीरो आवर इसलिए पड़ा क्योंकि क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का जो टाइम बचता है वो यूजुअली 12 बजे के आसपास का टाइम होता था। तो रवि ने जो 9 स्पीकर थे उनको लगा ये टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम को ऑप्टिमाइज करते हैं, इसलिए इस टाइम का नाम जीरो आवर रख दिया। 12 बजे के आसपास होने की वजह से इसका नाम जीरो आवर पड़ा। अब यहाँ पे इनोवेशन देखो यही है कि हम टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, संसद को ठीक से चलाएं। अब ये टाइम गैप है जो क्वेश्चन आवर और एजेंडा आवर के बीच में आता है, एजेंडा के बीच में आता है, इसको कहीं पे भी मेंशन नहीं, इसका आपको नहीं मिलेगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में, इसका कहीं मेंशन नहीं है। इसके लिए कोई पहले से नोटिस नहीं देना पड़ता और ये डेली होता भी नहीं है। अगर स्पीकर को लगता है आज क्वेश्चन आवर के बाद समय बच गया है और अभी एजेंडा आवर में टाइम है, एजेंडा मोशन में टाइम है, तो फिर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आवर के इमीडिएट बाद स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम के मैनेजमेंट को करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें मिलता है आपके पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें वो क्वेश्चन आवर को एक तरह से एक्सटेंड कर पाते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मुद्दा है या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अर्जेंट है देश के लिए, उसको जीरो आवर में रेस किया जाता है। तो ये इसलिए भी रखा जाता है कि जीरो आवर में कोई भी ऐसा मुद्दा, अब देखिए 15 दिन बाद अगर आपको, अभी हमने देखा क्वेश्चन आवर के लिए आपको 15-15 दिन के नोटिस देने पड़ते हैं, और भी कोई ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आज ही जवाब चाहिए सरकार से, तो फिर 15 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, जीरो आवर में आप उस तरह के क्वेश्चंस को रेस कर सकते हैं। एक बहुत ही इनोवेटिव है, इंडियनाइज्ड है और सिर्फ इंडिया में आपको ऐसा मिलता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद रिगार्ड टू क्वेश्चन आवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये लास्ट आवर होता है पार्लियामेंट की सिटिंग का, उसके बाद इसमें एमपीज जो है वो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या एमपीज जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार को अकाउंटेबल हेल्ड करते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो ये फर्स्ट आवर होता है, लास्ट आवर नहीं होता, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। बी जो है करेक्ट आंसर है। तो कोविड के टाइम पे आपने देखा कि ये क्वेश्चन आवर सस्पेंडेड चल रहा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी 6 बार सस्पेंड हो चुका है। 1952 से ये क्वेश्चन आवर चलता आ रहा है, जब से आपकी पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के रिटन रूल्स में ये मेंशन है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एमपी एमएलए इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ सिंपली सीक्स टू एनफोर्स प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, स्क्रीन को पॉज करिए, आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो इसका मेंशन आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेशन नहीं मिलेगी आरपीए में। दूसरी बात है 2 करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, और ये एक तरह से आपके सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन को इंश्योर करने के लिए रखा गया है। तो सी करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशन कहीं मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युत बारदोली केस में बताया क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, जया बच्चन वाले केस में भी 2006 में बताया गया कि क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 एमपीज के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन को लुक आफ्टर करते हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएंगे। मिलेंगे फिर से अगले टॉपिक्स में
आगे पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे और इस करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।